महज सिया रंग ट्राउजर में मलबूस वो गुनगुनाता हुआ बहुत अच्छे मूड से वॉशरूम से बाहर आया था। नम बालों को तौलिया से रगड़ता वो आईने के सामने आ खड़ा हुआ। जब भी दरवाजा खुला और आईने में आयरा का अक्स वाजे हुआ जो इसे यूं शर्टलेस देख जरा घूर कर ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ी थी। या आप हर वक्त मुझे घूरती क्यों रहती हैं जोजा मोहतरमा? इसने बालों को ड्रायर से खुश करते शरारती लहजे में इस्तफसार किया था। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही घूरने वाली हैं। वो हाथ में शर्ट लिए इसके करीब आई थी। क्या? इसकी नजरों का इशारा समझकर वो भी अनजान बना था। शर्ट पहनो, इस बार इसने दांत किचकिचाए। क्यों? ऐसे अच्छा नहीं लग रहा क्या? इसकी कमर में हाथ डालकर करीब करता वो इसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। इंसान बन जाओ मरवान, और अब ये शर्ट पहन लो। अगर बॉडी की नुमाइश करने का इतना ही शौक है तो जरा एक काम करो, रेसलिंग में हिस्सा ले लो। भरपूर मज़ाहमत करती वो दांत किचकिचा कर बोलती, जताना नहीं भूली थी। मुझे क्या ज़रूरत है अपनी बॉडी की नुमाइश करने की? ये बॉडी मैंने जिस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बनाई थी, वो तो मेरे पास, मेरे दिल में रहती है। कान के बेहद नज़दीक झुककर ज़ुमाइनी लहज़े में सरगोशी करता इसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया, जो हमेशा की तरह इसकी गुर्बत में भौंकला सी गई थी। अब तुम नज़रें नहीं चुराओ। लड़ाई करते वक़्त तो तुम मेरी आँखों में घुसने की कोशिश करती हो, और यहाँ मेरा मूड ऑन हुआ और वहीं तुम्हारा सारा जोश उबलबला छाग की तरह बैठ जाता है। इसे अपने रूबरू किए वो कश्मगीन निगाहों से घूर कर बोला था। वो थक कर मज़ामत तर्क कर चुकी थी। तुम्हें पता है, मैंने एक बात शिद्दत से नोटिस की है। इस बार इसके चेहरे पर भी जुबानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वो भला क्या? नाक में पड़े मोती पर लब रखता वो सवालिया लहजे में बोला था। यही कि पिछले इतने सालों में जिस मरवान को जानती थी वो तो कोई और ही शरीफुल नफ्स बंदा था। रुखसती के बाद से तो तुमने अपनी रियल वाली इवल साइड दिखाकर हैरान ही कर दिया है। इसके तज्जिए पर एक लम्हे को वो चेहरे पर नासमझी के तासुरात सजाए खड़ा, फिर समझ आने पर इसका छत पार कहका बुलंद हुआ था। ओह माय गॉड बैरिस्टर साहिबा, आप होंगी बहुत तेज और ज़हीन, मगर रोमांस के डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल ही गोरी है। मेरी जान इसे एविल साइड नहीं बल्कि मोहब्बत कहते हैं। अब ज़ाहिर है ये साइड अपनी पुप्पी ज़ात को दिखाता तो इसने मुझे गोली से उड़ा देना था, और अगर मनकूहा को दिखाता तो इसने रुखसती से ही इनकार कर देना था। अब बीवी से तो कोई पर्दा नहीं है ना? बेबाकी से आँख का कोना दबाता वो इसे तंग करने से बाज नहीं आया था, जो एक लम्हे में शर्म से सुर्ख पड़ गई थी और अपनी हफ़्फ़त छुपाने को चेहरे पर हाथ फेर दी खुद को कंपोज़ कर चुकी थी। मालूम है बात क्या है? रुखसती के बाद से तुम्हें शौहरों वाली सिफ़ात का तो पता नहीं, अलबत्ता ठहरपन के बहुत से कीड़े एक्टिव हो गए हैं। रूम के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर इसकी नरम पट्टी गिरफ्त से धक्का मारकर खुद को आज़ाद करती हुए दरवाजे की जाने पड़ी, जहाँ दूसरी जानिब मुलाज़मा नाश्ते की ट्रे लिए खड़ी थी, जबकि मरवान शहद पहनने की गर्ज से ड्रेसिंग रूम में चला गया था। इतनी देर में वो मुलाज़मा के साथ सारा नाश्ता टेबल पर लपका चुकी थी। मरवान जल्दी आ जाओ प्लीज़, मुझे फिर फूफो के पास भी जाना है। इसे सोफ़े पर बैठते वहीं से आवाज़ लगाई थी। वैसे वो नाश्ता कब का कर चुकी थी, मगर इस वक़्त सिर्फ़ मरवान की खातिर बैठने पर मजबूर थी, जो टी-शर्ट पहने मुस्कुराता हुआ इसके बराबर में आकर बैठा था। रात वाले हादसे के बारे में मम्मा को मालूम है? इसके हाथ से जूस का गिलास पकड़ते इसने संजीदगी से इस्तफसार किया। हाँ, क्योंकि मैं जब वापस आई तो फूफो जाग रही थी और मेरा वेट कर रही थी, और फिर रात में इतनी घबराई हुई थी कि परेशानी में मैंने सब कुछ बता दिया। वो समझकर सर हिला गया। आर यू श्योर कल रात तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था? इसकी जांचती निगाहें इसके चेहरे पर ही मरकूज थीं। मैं ठीक हूँ, अगर कुछ हुआ होता तो इस वक्त लूली लंगड़ी हुई बेड पर पड़ी होती, वो शरारत से बोली थी। जब बोलना फजूल ही बोलना। इसे घूरता अब वो हल्की फुल्की बातों के दरमियान नाश्ते में मसरूफ हो गया था। वो आज सारा दिन मामले की इन्वेस्टिगेशन की वजह से घर ही रहा था। शाम में किसी ज़रूरी काम से निकला ज़रूर था, मगर डिनर तक वापस आ चुका था। अजमल साहब भी वापस आ चुके थे। वो इस वक्त इसके साथ लाउंज में बैठे रात के खाने के बाद चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आयरा और निशात बेगम अलग ज़रा फासले पर बैठी बातों में मशगूल थीं, जबकि वो दोनों बाप-बेटे सियासी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। जहान की आवाज़ में एलसीडी ऑन थी, जिस पर न्यूज़ चैनल लगा हुआ था। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि अजमल सुल्तान के बेटे मरवान सुल्तान की किसी लड़की के साथ बेडरूम की नाज़ेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक पिलर पिक्चर में नजर आने वाला चेहरा इनकी अहलिया आयरा सुल्तान का बताया जा रहा है, और ये साथ भी बताया जा रहा है कि ये तस्वीर शादी से पहले की हैं, मगर इन तस्वीर में मौजूद लड़की की अब तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम हम अपने ज़राए से वो जो बातों में मशगूल थे कि न्यूज़ चैनल पर एकदम अपने नामों की गर्दान पर अचानक अलर्ट हुए थे, जबकि मरवान स्क्रीन पर नजर आती बिलर तस्वीर में अपना और आयरा का धुंधला सा चेहरा देख एकदम ही खड़ा हो गया था।
रिमोट उठाकर टीवी का वॉल्यूम तेज किया था। एक नज़र झाँककर बैठी आयरा को देख पास रखा मोबाइल उठाया तो इसका दिमाग घूम कर रह गया था। गुज़रे महज़ आधे घंटे में वो तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। वो शायद खुद पर ये कीचड़ भी फिर भी बर्दाश्त कर लेता, मगर आयरा वो एकदम ही इसकी जानिब बढ़ा, जो निशात बेगम के साथ सख्ती किसी कैफियत में घिरी बैठी बेयकीनी से मोबाइल स्क्रीन देख रही थी, जहाँ व्हाट्सएप मैसेजेस का ढेर लगा हुआ था। हर जगह से लिंक शेयर किए जा रहे थे, जिन्हें खोल कर देखने के लिए बहुत सारा हौसला दरकार था। आयरा मेरी जान, रिलैक्स, परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। मरवान ने तसल्ली देते इसका हाथ थामा, जो जरा सी देर में ठंडी बर्फ हो गया था। ये सब क्या है मरवान? क्या तुम दोनों रुखसती से पहले ही किसी होटल का कमरा देख नखवत भरे अंदाज में सवालिया लहजे में बोले थे? प्लीज बाबा, आप तो ऐसी बात ना करें प्लीज। इस वक्त ये पता लगाएं कि ये सब किसने किया है। वो आयरा के साथ साथ निशात को भी संभाल रहा था। ममा यार, आप तो रिलैक्स करें, प्लीज आप संभालें इसे। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। मरवान बेटा, ये सब मेरी बच्ची आयरा की, ये हटाओ सब। अजमल साहब, ये क्या हो रहा है? मेरी बच्ची की ऐसी तस्वीर, ये मीडिया वाले पागल हो गए हैं क्या? वो कपकपाती हुई आयरा को सीने से लगाती हाजियानी सी कैफियत में चिल्लाई थी। ये भी तुम्हारे बेटे और बहू का कारनामा है। छुप कर निकाह किया भी था तो क्या अकेले कमरों में मुलाकात करना ज़रूरी था? वो हमेशा की तरह इन्हें ही कसूरवार ठहरा रहे थे। ये झूठ है मामू। मैं और मरवान कभी किसी होटल में तन्हाई में नहीं मिले। ये हम नहीं हैं। मरवान बताओ ना तुम इनको। कुछ भी था, वो थी तो एक औरत ही ना, जो यूँ अपनी इज़्ज़त सरे बाज़ार रुस्वा होती महसूस कर कँपा उठी थी। जबकि मरवान अब वो तस्वीर बगौर देख रहा था। फुली नेक तस्वीर देख इसका दिमाग झनझना उठा था। और वो जो बैकग्राउंड था, इस तरह की जगह पर वो कभी मिले ही नहीं थे। तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आयरा, ये फेक तस्वीर है बाबा। आपको लगता है कि मैं अपने घर की इज़्ज़त यूँ होटल्स के रूम में नीलाम करूँगा? निकाह क्या था? मैंने आयरा से। अगर मैं कोई रिलेशन बनाना भी चाहता तो इसके लिए मेरा अपना घर, मेरा बेडरूम बहुत था। सुना आपने? और प्लीज़ हमेशा की तरह फ़ज़ूल के मफ़रूज़े गढ़ना छोड़ दें। वो आयरा को बुरी तरह रोता-सिसकता देख इसे सीने से लगाता, दुरुस्त लहज़े में गुर्राया था, जो इसका नरम लहज़े का हरगिज़ भी ख़ासा नहीं था। तो ठीक है, फिर साबित करो ये तस्वीर जाली है। और किस-किस का मुँह बंद करवाओगे मेहरबान सुल्तान? इस घर की इज़्ज़त मिट्टी हो चुकी है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पर तुम्हारी बीवी की, वो अभी कोई सख्त लफ़्ज़ बोलते कि मेहरबान चिल्लाया था। आयरा के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। बस बाबा, बाहर वाले क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इस बात से कोई ग़र्ज़ नहीं है। आयरा की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मेरी बीवी के खिलाफ़ एक लफ़्ज़ भी बोलने से पहले हज़ार बार सोचिएगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये आपके जिस भी दुश्मन की हरकत है ना, इसे तो मैं अपने हाथों से निस्तो-नाबूद करूँगा। आप देख लीजिएगा। निशात बेगम तो दोनों बाप-बेटे को यूँ झगड़ता देख सकते में चली गई थीं, जबकि आयरा बआवाज़ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। एक औरत के पास इज़्ज़त ही तो होती है, और अगर वो भी ना रहे, तो फिर वो कहीं की भी नहीं रहती। आयरा प्लीज़ चुप कर जाओ, वो फेक पिक्चर्स हैं। हम अभी साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बात वाज़ेह कर देंगे कि वो सब झूठ है। और फ़िक्र नहीं करो, हमारे मुजरिम को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। वो इसकी कमर सहलाता दिलासा देने वाले लहज़े में बोला था। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता मरवान। मेरी तस्वीर तुमने देखा, वो मैं थी, वो सब मैं। बेरब्तगी से बोलती वो एकदम ही इसके हाथों में झूल गई थी। मरवान ने सख्ती से होंठ खींच लिए थे। इसे गहरा सदमा पहुंचा था। मरवान, जल्दी से अस्पताल चलो बच्चे। आयरा की पल्स बहुत स्लो है। निशात बेगम ने इसकी कलाई पकड़ी तो वो हौल कर रह गई थी, जबकि इस बार वो भी तेजी से बाहर की जानिब भागा था। आयरा की तबीयत खराबी की वजह शदीद किस्म का झटका था, जो अब वो असाबी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मरवान इसके पास सिरहाने बैठा सोचों में गुम था। 3 घंटे के अंदर-अंदर अजमल साहब को वीडियो अपने सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हुए हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हटवा चुके थे, और वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी थी। पानी हलक में कांटे से चुभते महसूस हुए थे। मरवान चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। "आयरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?" वो नर्म लहजे में इस्तफ़सार किया गोया हुआ। वो हंकार भरते कोहनियों के बल उठ बैठी थी, जिसने साइड पर रखे जग से पानी का गिलास भरकर इसकी जानिब बढ़ाया था। क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? वो इसके 2 घूँट भरकर वापस आँखें मूंद जाने के बाइस तशवीश में मुब्तला हुआ था। फ़िलहाल तो ठीक हूँ, वो सर्दगी से बोली। मगर मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। वो इसकी जानिब से रुख फेर कर लेट गई थी। फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। मरवान कितने ही लम्हे खामोश रहा था, और फिर एक सर्द आह खारिज करता अपनी जगह से उठ गया था। तुम रेस्ट करो, मुझे वापस लौटने में शायद देर हो जाए। वो इसकी पेशानी पर नरम गरम बोसा देता रूम की लाइट्स ऑफ करता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि इसकी निगाहों के सामने एक बार फिर वही वाहियात मंजर लहराया था। 2 मोती टूट कर रुखसारों पर फैले थे।
आज 3 दिन गुज़र चुके थे। आयरा और मरवियान के दरमियान अजीब रंजिश की दीवार हाइल हो गई थी। पहले पहल तो मरवान को लगा कि वो दुखी थी, शायद इसलिए टेंशन का शिकार थी, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। आज वो घर ही था। डिनर के बाद वो भी सीधा रूम में आया था, जहाँ वो सुबह फर्म जाने के लिए अपनी तैयारी में मशगूल थी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें भी ये ख़्याल आया कि वकालत की डिग्री तुमने झक मारने के लिए नहीं ली थी, जो शादी के बाद से बिल्कुल ही गोशानशीन हो गई हो। वो बात करने की गर्ज से बोला था, जो ड्रेसिंग रूम से बाहर आती, एक नज़र इसे देख सिंगार आईने के ऐन सामने जा खड़ी हुई थी। कुछ दिनों के लिए मैं वाक़ई भूल गई थी कि मैंने ये डिग्री किस मकसद के तहत ली थी। मगर फ़िक्र नहीं करो, मुझे सब याद आ गया है। वो हद से ज़्यादा बेरुखी और संजीदगी से गोया हुई थी। ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो आयरा? वो ज़रा ठटक कर बोलता नज़दीक आया था। यही कि मैंने ये डिग्री महज़ अपने बाप के कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए ली थी। इसने आईब्रो उठाए। हुँ, वो खामोशी से कितनी ही देर बस इसे देखे गया, जो चेहरे पर नाइट क्रीम लगाती नज़रें झुकाए खड़ी थी। अच्छा चलो आकर रेस्ट करो, फिर सुबह से तुम्हें जॉइनिंग भी देनी है। इसका हाथ थाम कर बेड की जानिब कदम उठाते मरवान के कदम इसके अंदाज पर ठहर गए थे, जो इसकी गिरफ्त से अपना हाथ चुराती इसकी तरफ देखने से मुसलसल इज्तनाब बरत रही थी। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर तक सो जाऊँगी। मरवान के माथे पर बाल नमूदार हुए थे। यहाँ, मेरी तरफ देखो आयरा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? थोड़ी के नीचे 2 उँगलियाँ उठाकर चेहरा ऊपर उठाता वो सवालिया लहजे में बोला था। कुछ नहीं चल रहा। वो एक बार फिर इसका हाथ एक तरफ कर गई थी। अच्छा, तो फिर बार-बार मेरा हाथ क्यों झटक रही हो? मैंने कब तुम्हारा हाथ झटका? वो हैरानगी से बोलती इसकी जानिब पलटी थी। तुम बार-बार मेरी बात रद्द कर रही हो। ये झटकना नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो बाकायदा तौर पर बाँस-पोस पर उतर आया था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही सही। वो नागवारी से बोलती साइड से निकलने लगी थी। चाहती क्या हो तुम मुझसे? वो ज़िद हुआ था। कुछ नहीं चाहती। मुझे जो करना है मैं खुद करूँगी। मरवान ने आँखें मीच कर खुद पर ज़ब्त किया था। यकीनन फिर कोई नया खन्नास था जो इसके दिमाग में घुस गया था। ओके फाइन, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो गुस्से में लब भींचता बेड पर अपनी जगह पर रुख पलट कर लेट गया था, जबकि वो कितनी ही देर खामोशी से यूं ही खड़ी रही थी और फिर गहरी सांस भरती अपना तकिया उठाकर सोफे पर सोने की गर्द से लेट गई थी। मरवान ने गुस्से से साइड रखा कुशन उठाकर ज़मीन पर फेंका था, जबकि वो पत्थर की हुई यूं ही लेटी रही थी। सुबह सादिक से निकलता सूरज अपने जोबन पर था। वो दोनों इस वक्त नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। दोनों के माबीन कायम तनाव का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था, मगर निशात बेगम फिर भी खामोश नहीं थी। अजमल साहब और मरवान अपनी बातों में मसरूफ थे। फूफो, मैं आज से फर्म रीजॉइन कर रही हूँ, वो अचानक से बोली थी। इतनी जल्दी? बेटा अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ है। मैं कह रही थी कि कुछ दिन आराम कर लेती, निशात बेगम ने नर्म लहजे में कहा था। क्यों मामा? इसने कौन-सा सुबह-सुबह खेतों में हल चलाने जाना होता है, जो थक गई है? जाने दीजिए, वैसे भी घर में पड़े-पड़े मोहतरमा के दिमाग को ज़ंग लगता जा रहा है। इस बार वो तंज़ करने से बाज़ नहीं आया था, जबकि आयरा खामोश रही थी। चुप करो तुम, आयरा की मर्ज़ी है, वो जब चाहे जॉइन करे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी बेटा। निशात ने मामले की गंभीरता देख नम लहजे में कहा, ज़रूरत ही क्या है ये नौकरियाँ करने की? आराम से बैठे घर में, किस चीज़ की कमी है? रुपया, पैसा, अच्छा कपड़ा-लत्ता, नाम, स्टेटस सब कुछ तो मिल रहा है इसे यहाँ। इस बार अजमल साहब ने बीच में मुदाखलत करना ज़रूरी समझी थी। सब कुछ है, मगर मुझे इस सब से हराम की और खून की बदबू आती है, इसलिए मैं अपना हक हलाल का कमाना चाहती हूँ। इस बार वो खुद पर काबू नहीं रख सकी थी। वो शादी के बाद से बिल्कुल खामोश थी और खामोशी को वो शायद कोई और ही रंग देना चाह रहे थे। आयरा, खामोश रहो। मरवान की तंबी पर वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराती एक झटके से चेयर छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही हो? पहले नाश्ता तो खत्म करो। प्लेट यूँ की त्यों भरी देख वो खुद को कहने से रोक नहीं पाया था। मेरा हो गया। आप अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय करें। दाँत पीस कर कहती वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांग गई थी। मुझे समझ नहीं आता आखिर इस लड़की में अकड़ किस बात की है। अजमल साहब नागवारी से गोया हुए थे। छोड़ दीजिए आप लोग, जो मर्ज़ी करे। वैसे भी बच्ची ने इतना पढ़ा लिखा है, क्यों घर बैठकर ज़ाया तो नहीं कर सकती ना। इन्होंने हमेशा की तरह इसकी हिमायत की थी, जबकि मरवान खामोशी से उठकर एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल करने की गर्ज से एक्सक्यूज़ करता नाश्ते की टेबल छोड़ चुका था। पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे, जैसे मैं इन लोगों के काले करतूत से डर जाऊँगी या फिर इनकी हर हरकत पर पर्दा डाल दूँगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
बी ब्रेव आयरा इलाही, तुमने अजमल सुल्तान से अपने माँ बाप के खून का बदला लेना है। आईने के ऐन सामने खड़ी अपने अक्स से मुखातिब वो खुद को ही हिम्मत दिला रही थी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। जो शख्स मुझे डराने धमकाने के लिए मेरी इज्जत को यूं सरे बाजार रुस्वा कर सकता है वो सब कर सकता है, फिर मैं क्यों लिहाज करूं? और मरवान सुल्तान, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकते तो आयरा इलाही को वक्ती के सहारों की जरूरत हरगिज नहीं है। दाँत पर दाँत रखे खुद थाकता कयास करती वो कुछ ही देर में मखसूस सियाह रंग कोट पहनती नीचे की जानिब पड़ी थी। मैं जा रही हूँ पुप्पो। सफ़ेद कड़कड़ाते शलवार सूट पर वेस्ट कोट पहनते अपनी तिलस्माती शख्सियत से लापरवाह इस वक्त हाल में पड़े सोफों पर पाँव पे पाँव रख के बैठा दूर से ही इसे देख चुका था। सियाह कोट में मलबूस आयरा ने सर पर स्कार्फ लपेट रखा था। बआवाज़ इत्तला करने का खास मकसद अपनी आवाज़ से मरवान की समातों को भी फैज़याब कराना था। ना चाहते हुए भी इसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट खिल गई। जा रही हो, खैर से जाओ, अल्लाह मेरी बच्ची को कामयाब करे। वो भी उठकर करीब आई थी, साथ ही इसकी पेशानी चूमकर दुआ दी थी। आयरा को एकदम अपनी माँ की याद सताई थी। अब मरवान भी कदम कदम चलता करीब आ रहा था। वो एक नज़र देखकर निगाहें फेर गई। मैं साथ चलता तुम्हारे, मगर मुझे भी बाबा के साथ निकलना है। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, मगर आज से प्रोटोकॉल की गाड़ियों के अलावा 2 लेडीज़ गार्ड्स अपनी एनी टाइम तुम्हारे साथ होंगी, ख्याल रखना। आयरा की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। क्या मतलब है इस बात का? मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। इसे ये बात नागवार गुजरी थी। जानता हूँ, मगर मैं मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकता। गार्ड्स तुम्हारे साथ ही जाएँगे, बाकी मैंने सिक्योरिटी टाइट करा दी है। टेंशन की कोई बात नहीं है और कुछ भी हो, तुमने सबसे पहली कॉल मुझे करनी है। एक बात और, फ़िलहाल तुम कहीं भी जाने से गुरेज़ करना। तुम्हें अपने केस से रिलेटेड जो भी इन्फो चाहिए होगी, वो तुम मेरे साथ रहकर कलेक्ट करोगी। वो बावर करा रहा था। आयरा को इसका ये हुक्म जताता अंदाज एक आंख न भाया था। इतनी सारी पाबंदियां, इससे तो बेहतर है कि मैं जाऊं ही ना। वो तन फन के थी, उल्टे कदमों अपने रूम में वापस जाने के लिए पलटी थी। ये बहुत अच्छा फैसला है। अभी जो हालात हैं, शायद तुम्हारा घर में रहना ही ठीक है। वैसे भी बाबा भी सही कह रहे हैं। औरत घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है। पुश्त पर हाथ बांधे वो पुरस्कार लहजे में जानबूझकर इसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। औरत ना हो गई, इनकी गुलाम हो गई। मैं जा रही हूँ पुप्पो। जिन कदमों से वापस पलटी थी, इन्हीं कदमों पर पलटती वो घर के बैरूनी हिस्से की जानिब पड़ी थी, जबकि मरवान और निशात बेगम के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई थी। ना तंग किया करो मरवान, इतनी सी जान है इसकी, वो भी जल जल कर खत्म कर लेनी है किसी दिन। वह नरमी से तंबी करती मुस्कुराकर अपने रूम की जानिब पड़ी थी, जबकि मरवान घड़ी में वक्त देखता कुछ सोच कर बाहर की जानिब बढ़ा था। बैठो गाड़ी में। वो भी बाहर ही खड़ी थी जब अकाब से उभरती मरवान की आवाज़ पर चौंकी थी, जो घूम कर जाता ड्राइवर को बाहर निकाल कर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, जबकि वो मुंह बनाती फ्रंट सीट पर बैठी थी। तुम्हारी शायद ही कोई कल सीधी है। तुमने कसम खा रखी है ना, खुद सुकून लोगी ना किसी और को चैन से जीने दोगी। वो महज इसकी फिक्र में खुद अपना इरादा तब्दील करता है, सिर्फ फर्म छोड़ने जा रहा था। इसका इरादा जल्द से जल्द वापस लौटने का था। मैंने नहीं कहा तुम्हें फ़िक्र करने को, तुम खुद भी अपनी मर्ज़ी से आए हो। वो भार खाते लहज़े में बोलती रुख पलट कर बैठ गई थी। वो सर झटक कर ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया था, जबकि आयरा ने हैरानगी से एक गाड़ी आगे और दो पीछे देखी। यानी एक अकेली बंदी के लिए इतना प्रोटोकॉल! उफ़! जैसे मुझे मारना होगा ना, वो इन सब की मौजूदगी में भी मार देगा। वो जताने से बाज़ नहीं आई थी। क्या तुम खामोश नहीं बैठ सकती हो? वो सख्त लहजे में बोला था। इसका ये अंदाज़ इसे एक आँख न भाया था। मैं ये गाड़ियाँ साथ लेकर हरगिज़ नहीं घूमूँगी। वो अपनी ज़िद पर डटी हुई थी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है आयरा सुल्तान, वो जताते लहजे में बोला था। इस बार वो खामोश हो गई थी। गाड़ी एक झटके से लॉ फ्रम बिल्डिंग के ऐन सामने आकर ठहरी थी। वो उतरने लगी थी। मरवान भी साथ ही गाड़ी से बाहर आया था। चलो, इसे हाथ पकड़कर अपने बराबर में खड़ा करता अपनी हमराही में बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम एंड वेलकम बैक। इल्हाम इन्हें साथ देकर खुशदिली से विश करती नजदीक आई थी। थैंक यू मिस इल्हाम। दोनों ने रस्मी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर धीमे लहजे में कहा था, जबकि आयरा पुरवकार अंदाज में कदम उठाती अपने केबिन की जानिब पड़ी थी। मरवान तमाम स्टाफ को और गेट पर मौजूद चौकीदार को कुछ जरूरी हिदायत करता अपनी शोला ज्वाला बीवी के ऑफिस की जानिब बढ़ा था। आयरा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपना ख्याल रखना और हाँ, मोहतात रहो। ऑफिस के बाहर लेडीज गार्ड मौजूद है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूँ।
इसके करीब आकर माथे पर बोसा देता, वो नम निगाहों से देखता बिल्डिंग से निकल आया था, जबकि वो इसके हिसार में जकड़ी खड़ी सेक्रेटरी की आवाज़ पर चौंकी थी। वो इस वक्त सरकारी हेलीकॉप्टर में मौजूद अजमल साहब की हमराही में सुबह सिंध में होने वाले एक जलसे में जा रहा था। आयरा को लॉ फॉर्म रिज्वाइन किए 15 दिन होने वाले थे। हर तरफ से रावी चीन चैन ही लिख रहा था। वो इस वक्त भी गहरी सोच में गुम बिल्कुल ऐन सामने बैठे अपने बाप को देख रहा था, जो आसमान को बुलंदियों से नीचे की जानिब देखते मुस्कुरा रहे थे। यूं ऊंचाइयों पर पहुंचकर नीचे जमीन को तफक्कर से देखना इनकी पुरानी आदत थी। बाबा, इसने गला खंगाल कर मुखातिब किया। पायलट तसल्सल से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। वो चौंक कर मुतवज्जा हुए, जो गहरी नजरों से अपने बाप को देख रहा था। भाई के केस की अगली सुनवाई करीब आ रही है। वो सपाट लहजे में बोल रहा था। जानता हूँ, इन्होंने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। वो जरा मुतज़िब नजर आ रहा था। क्या? उन्होंने नासमझी से बेटे के बिगड़े तेवर देखे थे। आज मेरे भाई के कत्ल को हुए कई माह होने को आए हैं, मगर अब तक इसे इंसाफ नहीं मिल सका। जबकि हमारी पार्टी पाकिस्तान की 4 बड़ी सियासी जमातों में से एक है। जब एक सियासी पार्टी के लीडर के बेटे को इंसाफ के लिए इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो अवाम का क्या हाल होगा? वो दो टोक लहजे में बोला था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है हमारा मुखालिफ इतनी जल्दी और आसानी से हार मान लेगा? ये भूल है तुम्हारी। अगर हम एक बड़ी सियासी जमात में हैं, तो मत भूलो कि एक सियासी लीडर बहुत सी बंदिशों में जकड़ा होता है। मानता हूँ मेरे लख्ते जिगर का खून हुआ है, मगर ये सब इतना सीधा नहीं जितना तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नजर आता है। इन्होंने नागवार लहजे में बेटे को बाज रखा था। इस सब से आयरा का कोई वास्ता नहीं है बाबा। वैसे भी मैंने एक फैसला किया है। इसने गोया हतमी फैसला कर लिया था। कैसा फैसला? वो तफ्तीशी लहजे में बोले। भाई के कत्ल का केस अब मैं खुद हैंडल करूंगा। मत भूलिए कि आपका बेटा भी एक वकील है। इसने मुस्कुराते हुए गोया बाप को याद कराया था। खामोश रहो, ये वकालत का भूत अपने सर से उतार दो। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारे इस प्रोफेशन से सख्त इख्तिलाफ है। मैं नहीं चाहता कि तुम यूं टके-टके के लोगों का केस सालों अदालत में लड़ते रहो। ये हमारी जमात है, 50 सालों की मेहनत है हमारी। तुम अगले इलेक्शन के वज़ीर आज़म हो, अपनी पोज़ीशन सँभालो और बस सियासत में दिलचस्पी लो। इन्होंने दपट दिया था। मुझे क्या करना है इस बात का फ़ैसला मैं खुद करूँगा बाबा। वो इतना बोलकर खामोश हो गया था, जबकि इस बार अजमल साहब भी खामोशी इख्तियार कर गए थे। आयरा, आज छुट्टी का दिन था, यही वजह थी कि आयरा घर में ही मौजूद थी और आज का सारा दिन वो रेस्ट करने का इरादा रखती थी। फर्म से इतने दिन गैर हाजिरी के बाद बहुत से केसेस थे जो पेंडिंग थे और अब काम का सारा लोड इसके सर पर आ गया था। मगर इन तमाम मसरूफियात के बावजूद वो अपने अहम मिशन से हरगिज़ भी गाफिल नहीं हुई थी। जिन लोगों ने इनके फेक एआई जनरेटेड बेडरूम की वीडियो लीक की थी, वो मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके थे। मगर उन्होंने ये सब किसके कहने पर किया था, इस बात का पता अभी तक नहीं चल सका था। बेटा, मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारा और मरवान का वलीमा कर दिया जाए। इन्होंने अपनी राय का इज़हार किया था। वो इतना तो जानती थी कि इनके शौहर को तो इस शादी से कोई ख़ास गर्ज़ नहीं थी। मगर मामी इतनी जल्दी? इसे समझ नहीं आया कि वो क्या बहाना पेश करती। क्या मतलब है कि जल्दी? बेटा, शादी को महीने से ऊपर होने वाला है। इन्होंने याद दहानी कराई। आप मरवान से एक बार पूछ लीजिएगा। इस बार इसने सारा मलबा मरवान पे डालना चाहा था। इससे क्या एतराज़ होगा भला? मैं तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो, इन्होंने इत्तला देने वाले अंदाज में कहा था। मुझे क्यों एतराज़ होगा? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर मैं चाह रही थी कि अगर हम कुछ माह ठहर कर वलीमा करें तो कोई इश्यू तो नहीं। इसने इनकी बात का मान रखते अपनी राय कायम की थी। नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है। तुमसे पूछने का मकसद ही यही था कि जैसा तुम मुनासिब समझो। इन्होंने इसे कशमकश में घिरा देख मज़ीद ज़ोर देना मुनासिब नहीं समझा था, वगरना अब वो ताख़ीर नहीं करना चाहती थी। दूसरी जानिब मरवान और अजमल साहब इलेक्शन कैंपेन चलाने में मसरूफ़ थे। कितने ही दिन हो गए थे, इन दोनों के माबीन कोई तफ़सीली बातचीत नहीं हुई थी। बिलाखिर वो दिन भी आन पहुंचा था जिस दिन इलेक्शन होना था। आज सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी था। कई जगहों पर धांधली हो रही थी तो कई पोलिंग बूथ पर स्टाफ ही नहीं पहुंचा था। कई शहरों में हंगामी सूरत हाल थी। पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। शाम 5 बजे वोटिंग बंद हो चुकी थी, जबकि अब बस इंतजार था तो नतज का। आपको क्या लगता है बाबा, अब आपका क्या फैसला होगा? वो इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद एलईडी के सामने बैठे न्यूज़ चैनल पर नशर होने वाले गैर हतमी नताइज का इंतज़ार कर रहे थे, जो अभी बहुत से छोटे ज़िले के ही आए थे।
आवाम के फैसले का इंतज़ार किसको है? इन्होंने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ बोला था। मतलब आपको यकीन है कि जीत आपकी ही होगी? बाप का कॉन्फिडेंट काबिल-ए-दीद था। ज़ाहिर है बरखुरदार, पिछले 1 साल से यूँ ही तो चप्पलें नहीं घिस दी मैंने। शहर-शहर जलसा करने में, लोगों की हमदर्दियाँ समेटने में करोड़ों रुपया खर्च किया है। मेरा एक बेटा सियासी शहीद है, इसकी जान इस मुल्क की खातिर गई, तो ज़ाहिर-सी बात है इलेक्शन तो हर हाल में हमने ही जीतना था ना। अवाम हमारे साथ है। उन्होंने ज़रा ठहर कर मुतवाज़िन लहज़े में कहा था, वो दाँत देने वाले अंदाज़ में सर हिला गया। देखो नताइज आना शुरू हो गए हैं। हर जगह से हमारी पार्टी इलेक्शन जीत रही है। इन्होंने स्क्रीन पर चलते गैर हतमी नताइज की जानिब इशारा किया था। वैसे बाबा, आप तो कह रहे थे कि आपको आवाम की राय का इंतज़ार नहीं है और ग़ालिबन इस इलेक्शन में पहले ही सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब आप यहाँ बैठकर नताइज का इंतज़ार करना मेरे ख़्याल से निरी बेवकूफ़ी और वक़्त-ज़िया है। इसने कहते साथ ही कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए थे। वो रूम में आया जहाँ पहली निगाह सोफ़ा कम बेड पर बैठी आयरा से जा टकराई थी। इसने नज़र तिरछी कर बगौर इसकी हालत का जायज़ा लिया था, जो शायद कुछ देर कबल ही शॉवर लेकर बैठी थी, जिसके बायस इसके घुंघराले बालों में बम सा फटा हुआ था। आसमानी रंग जोड़े में इसकी रंगत खिलसी रही थी, दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था, आँखों पर रेड रंग का ग्लासेस लगाए रखा था। इसका मतलब वो वाक़ई बहुत अहम काम में मसरूफ़ थी। खटके की आवाज़ पर एक नज़र मरवान पर डालती वो हूँस बड़े एहनमक से स्क्रीन देख कम और घूर ज़्यादा रही थी। वो सर झटक कर कदम-कदम चलता बेड पर ढहने के अंदाज़ में गिरा था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो ज़रा चौंकी जो इसके दुपट्टे का एक सिरा पकड़कर चेहरे पर डालता, आँखें मूंदता, 2 उँगलियों से अपनी पनपटियाँ दबा रहा था। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है बैरिस्टर साहिबा? वो चौंकी क्योंकि वो नाराज़गी में ऐसे अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल करता था। अगर सर में दर्द है तो कॉफ़ी मँगवा दूँ? वो गहरी साँस भरती लैपटॉप एक तरफ को रखती, पाँव में चप्पल अड़ास कर कदम उठाती नज़दीक आ रही थी। थोड़ा ज़हर भी डाल देना प्लीज़। वो जान का तंज़ कर रहा था। आयरा समझ गई थी ये नाराज़गी का इज़हार है, इसकी इतने दिनों की बेरुखी का नतीजा था। छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट मत किया करो बिल्कुल, अच्छे नहीं लगते। मरवान ने यूँ ही इस शैफ़ून के दुपट्टे के पार से घूर कर देखा था, जो इसके सर पर खड़ी आइब्रो उठाकर घूर रही थी। दिमाग ना ख़राब करो मेरा और जाओ यहाँ से। मोड़-तोड़ कर दुपट्टे का गोला बनाकर इसकी जानिब उछालता वो अच्छा ख़ासा तपा हुआ था। लग रहा है सियासतदान साहब इलेक्शन हार गए हैं। दुपट्टा कैच करके वापस बेड पर डालती वो करीब आकर कान में सरगोशी करती इसे चिढ़ाना नहीं भूली थी। वो आँखें मीच कर पड़ा था। माँ मरवान ने एकदम करवट ली थी और वो बुदक कर दूर हुई। क्या मसला है मोहतरमा आपका? मेरे सर पर क्यों सवार हो गई हैं? वो तेज़ लहजे में बोला था, जबकि इस बार वो खामोशी से पलट गई थी। मरवान ने सख्त नज़रों से इसकी दूर जाती पुश्त को घूरा था और एक बार फिर करवट बदल कर आँखें मूंद गया था। अभी कुछ लम्हे ही गुज़रे थे जब माथे पर इसके मुलायम हाथों का सर्द सा लब महसूस हुआ था, वो यूँ ही लेटा रहा। होठों पर मुस्कुराहट मचल रही थी, जबकि वो अब आहिस्ता-आहिस्ता सर दबा रही थी, इसे सुकून सा मिला था। कुछ देर बाद वो करवट लेता इसकी गोद में सर रखता आँखें मूंद गया था। आयरन ने इसकी ड्रामेबाज़ियों पर एक गहरी साँस भरी थी। कुछ देर बाद इसकी भारी होती साँसें इस बात की गवाह थीं कि वो गहरी नींद में उतर चुका है। देख रहे हैं बाबा आप, ये नताइज सामने आए हैं, हमारी पार्टी तमाम हलकों से हार रही है। ये सब इस अजमल सुल्तान का किया धरा है। अपने बेटे का कत्ल ही इस कुर्सी को हासिल करने के लिए किया था। जानता था कि इस बार इसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए इसने ये कदम उठाया था। वो टीवी पर स्क्रीन पर चलते गैर हतमी नताइज का सिलसिला देख बेजुताब कहा रहा था, इन्हें अपने सूबे, अपने गढ़ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। अभी सब्र करो, अभी नताइज आना बाकी है। भला बाजी पलटने में कौन सी देर लगनी थी। नताइज आ चुके, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी इस बार भी वो अजमल सुल्तान ले जाएगा, देख लीजिएगा आप। वो तफ़क्कुर से बोलता, तन-तन करता वहाँ से निकल आया था। रात की सियाहधारी की हर सू अपने पंख फैला रही थी। अजमल साहब आज बहुत खुश थे, क्योंकि हर तरफ से जीत इन्हीं की होनी थी। मगर अभी हतमी नताइज का इंतज़ार था। निशात बेगम क्या बात है? आज आपके बहू बेटे नहीं आए खाने पर? इन्होंने इनकी गैर मौजूदगी महसूस करे तहज़ाइया पूछा। मैंने बुलाने भेजा था मगर मरवान जल्दी सो गया है। आयरा ने कुछ देर बाद वो साथ ही खाएँगे। अजमल साहब सुनकर सर झटक गए और फिर से खाने में मसरूफ़ हो गए। मरवान और जॉय शाम से सो रहे हो तुम। आयरा ने इसके बालों में उँगलियाँ फेरते नम लहजे में कहा था। इसकी मुंदी-मुंदी सी आँखें खुली थी। टाइम क्या हो रहा है? खुमार भरी आँखें बामुश्किल खोलते ज़रा ऊँचा होकर बैठा था। 8:30 बज रहे हैं। तुमने डिनर भी नहीं किया। वो पास ही बैठी थी जहाँ मरवान भारी होता सर थामे बैठा था। सर ज़्यादा दर्द कर रहा है तो टैबलेट लो। उठो जल्दी, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो सुस्ती से बेड पर पड़ा था।
जब भी वो इसे हाथ पकड़कर खींचकर उठाती, खुद रूम से निकली थी, जबकि वो गुद्दी से हिलाता कमीज के बटन खोलकर उतार चुका था। ना जाने क्यों आज अजीब-सी घबराहट हो रही थी। वो फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम की जाने पड़ा था। वो डिनर का बोलकर रूम में वापस लौटी तो मरवान फ्रेश सा लूज से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस सोफ़े पर बैठा था। मरवान नीचे ही आ जाओ, कब से रूम में ही हैं हम लोग। मैंने टेबल सेट करा दी है, आ जाओ जल्दी। मामी पूछ भी रही थी तुम्हारा। वो सर झटक कर उठकर खुद भी इसके पीछे ही गया था। मरवान बेटा खैरियत, जल्दी सो गए थे? इन्होंने बेटे के पास आने पर माथे पर बोसा दे डाला था। बस ज़रा थकन हो गई थी। अब इलेक्शंस खत्म हो गए हैं ना, तो बस अब ज़रा बोझ कम हो गया है। अच्छा चलो, खाना खा लो फिर बात करते हैं। वो सर हिलाता डिनर टेबल पर आन बैठा था, जहाँ आयरा पहले से मौजूद इसे देखकर मुस्कुराई। बैठ जाओ यार, मैं खुद ले लूँगा। प्लेट में सर्व करने पर वो सालन का डोंगा इनके हाथ से लेता वही हाथ पकड़कर साथ चेयर पर बैठा चुका था। हाँ, बस बैठ ही रही थी। वो फिर भी इसकी प्लेट में थोड़ा-सा मटन कढ़ाई निकालकर खुद अपनी प्लेट में स्टीम फिश के 2 पीस निकालकर कांटे की मदद से खाना शुरू कर चुकी थी। बहुत दिन हो गए तुमने कुकिंग नहीं की। वो इस कदर गैर मुतवक्का बात पर चौंकी, फिर गहरी सांस भरकर वापस पलटकर झुक गई, जबकि वह हूँज़ ग़ाबत से खाना खाने में मशगूल था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैंने शादी के बाद से कुछ भी कुक नहीं किया। इसने समझने के अंदाज़ में सर हिलाकर गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया था, जो शाम वाले गुलिये में मौजूद इस वक़्त भी इसकी सारी तवज्जो खींच चुकी थी। वही कह रहा हूँ, क्यों? पॉट से रोटी निकाल के निवाला बनाते इसने आईब्रो उठाए। वक़्त कहाँ होता है मेरे पास? खैर तुम बताओ क्या बनाऊँ? तुम क्या खाओगे? इसने सर झटक कर इसका संजीदा मुँह देख ज़रा इश्तियाक से पूछा था। दोनों के दरमियान कायम नाराज़गी की दीवार शाम के बाद अब ही टूटी थी। जो आप बनाएँगी हम खुशी-खुशी खा लेंगे। इस बार वो शौख़ लहज़े में बोला था। हाँ, इतने तुम मासूम। इससे घूरा तो इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था। ख़ैर अभी मैं मामा के पास जा रहा हूँ। कॉफ़ी लेकर टेरेस पर आओ, फिर तफ़सील से डिस्कस करेंगे कि इस वक़्त मेरा क्या खाने का दिल चाह रहा है। वो खाना मुकम्मल करता नैपकिन से चेहरा थपथपाकर शौख़ लहज़े में बोलता चेयर छोड़ चुका था, जबकि इसने गिलास में पानी उड़ेलते इसे महज़ घूरने पर इत्तेफ़ाक किया था। वह इस वक़्त अपने केबिन में मौजूद बड़े अहनमक से किसी काम में गर्क थी। जब ये इल्हाम की आमद पर वो मुस्कुराई जो इसके लिए कॉफ़ी का कप लाई थी। थैंक यू। इस वक़्त मुझे इसकी शदीद तलब हो रही थी। इल्हाम ने हौले से मुस्कुराते सर को ख़म दिया था। यार ज़रा न्यूज़ चैनल तो लगाएँ, देखें बाहर क्या हालात हैं। पहला घूँट भरती अब वो रिलैक्स अंदाज़ में चेयर पर बैठी थी। ओके जी। वो इसकी सेक्रेटरी ज़रूर थी मगर आयरा और वो कॉलेज में साथ ही थे। उफ़! इलेक्शंस हो गए मगर इस मीडिया के पास जैसे कोई और खबर ही नहीं है। आयरन न्यूज़ चैनल पर वही धाँधली और सीट्स की सियासी बहस होती देख बेज़ारी से सर झटका। बस मैडम यही हाल है हमारे मीडिया का, सियासत का, ऐवान के हर सरकारी इदारे का, हर जगह बस करप्शन ही करप्शन है। इल्हाम ने तासुफ़ी लहज़े में राय का इज़हार किया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये इलेक्शन सही हुए? इन सियासी पार्टीज़ का इंतखाब क्या वाक़ई अवाम का फैसला है? वो साथ रखी चेयर पर नशिस्त संभाल थी, ज़रा मुतजस्सिस लहज़े में गोया हुई थी। ये और अवाम का फैसला। नहीं, हमारी अवाम के पास अभी तक इतना शऊर ही नहीं आया कि वो ये बात समझ सकें कि आपके पास इंतखाब करने का ऑप्शन मौजूद होना कितनी बड़ी बात है। मैं इस्तेज़ाइया मुस्कुराई थी। मतलब? इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा था। मतलब ये जनाब कि हमारे मुल्क में कम अज़ कम भी 50 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम है और नादरा के पास सिर्फ़ 12 करोड़ वोट रजिस्टर हुआ, जिसमें से हालिया इलेक्शन में सिर्फ़ 6 करोड़ अवाम ने वोट कास्ट किया है। मतलब ये सियासी पार्टीज़ का जो इंतखाब है, ये हमारी आधी आबादी के वोट पर भी नहीं जीतते हैं। वो 2 लम्हे को ठहरी थी। मतलब 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ़ 12 करोड़ वोट, यानी हमारी आबादी का आधे से भी कम। फिर वोट डालने वाले सिर्फ़ 6 करोड़, यानी हमारे मुल्क की आबादी का सिर्फ़ एक हिस्सा। तो ये सियासी लीडर्स का इंतखाब अवाम का इंतखाब कैसे हो गया भला? ये सब पुराने खापड़ हैं, जो सालों से मुल्क पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और अगर आइंदा भी हमारी आवाम यूँ ही सोती रही तो सन 90 की दिहाई के बाद से हम तरक्की की दौड़ में जितना पीछे होते जा रहे हैं, इससे कई ज़्यादा पीछे हो जाएँगे। बल्कि हो रहे हैं क्योंकि हमारा इंतखाब आज भी बुनियादी ज़रूरतों पर मुनहसर है। वो ही रोटी, कपड़ा और मकान। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया भला हम कैसे तरक्की करें? जिस मुल्क में करप्ट सियासतदान हर बार इलेक्ट होकर आ जाए और ईमानदार को सूली पर चढ़ा दिया जाए, वहाँ की आवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इसका लहज़ा हर एहसास से आरी था। एक अहम बात और हम तरक्की याफ़्ता मुल्क नहीं, तरक्की पज़ीर मुल्क हैं और हमारा जो सिस्टम है ना, इसमें वडेरा शाही राज है।
तलवे चाटना और शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी निभाना हमारे सिस्टम में कूट-कूट कर भरी है। और ये जो हमारे हर इदारे के मुलाज़मीन बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ये ज़्यादा नहीं सिर्फ़ एक नेशनैलिटी पर बुक हो जाते हैं, जो चंद डॉलर्स की हो, मुल्क की रास-फाश कर देते हैं और वैसे भी बिके हुए लोगों के पास आका की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इल्हाम ने समझ कर ताज्जुफ़ी अंदाज़ में सर हिलाया था और रही सही कसर नए पढ़े-लिखों ने पूरी कर दी है, जो सावन के अंधे हैं, जिन्हें सिर्फ़ हरी-हरी सूझती है। जो लोग डंके की चोट पर गलत को गलत कहने की जुर्रत ना कर सकें, जिनकी सोच इस मुल्क में रहकर सारी फैसिलिटीज़ अवेल करके और फिर जब इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाने की बात आए, इस मुल्क की खातिर जंग करने की बात आए, तो हमें तो रोटी वाला हमारा बाप खिलाता है। भला हम क्यों फ़ज़ूल में सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएँ या वोट डालने जाएँ? जी, हम तो न्यूट्रल हैं, जबकि सही और गलत का साथ देने की बात आ जाए, तो न्यूट्रल बनने का कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। या तो आप सही हो या फिर गलत, और अगर आप न्यूट्रल हैं, तो फिर आप मुनाफ़िक और जाहिलों की सिफ़ में खड़े हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ हँसी-ठट्टे उड़ाना है, एक-दूसरे की टाँग खींचना है, हर जगह अपने मुल्क का नाम बदनाम करना, बस यही इनकी ज़िंदगी का मकसद रह गया है। दरहकीकत मुल्क में बढ़ती करप्शन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ़ सियासतदान नहीं, बल्कि हमारी कौम भी है, जिसकी मिसाल सिर्फ़ हुजूम जैसी रह गई है। हमारे मुल्क का अहम सरमाया यूथ जनरेशन है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की नौजवान नस्ल पर हैं। मगर अफ़सोस, हमारे मुल्क में नौजवानों के दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। तालीम और नस्ल आज तक 50 साल पुराना चल रहा है, फिर वो लाखों रुपए की डिग्री का पेपर इस मुल्क में एक जॉब तक नहीं दिलाता। कहीं कौम परस्ती, कहीं अक़लियत, कहीं सूबा परस्ती, फिर वो तंग परेशान होकर दूसरे मुल्क में जाकर मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं। अफ़सोस का मकाम है हमारे लिए, मगर हमारी कौम फिर भी नहीं सुधरती। अभी हाल ही में पाकिस्तान चाँद पर गया है, मगर यहाँ भी हमारी कौम हँसी-मज़ाक बनाने में मसरूफ़ है। जहाँ पूरी दुनिया हमें मुबारकबाद दे रही है, वहीं हमारी कौम यहाँ भी मज़ाक बना रही है, अजीब बातें कर रही है। ये फ़ख़्र का मकाम है, मगर ये बात इन अक़ल से पैदा लोगों को कौन समझाए? जिससे ये बात साबित होती है कि हमें एक पढ़ी-लिखी कौम बनने में 75 साल लगे हैं, मगर मुकम्मल तौर पर एक पढ़ी-लिखी बाशऊर कौम बनने में 100 साल मज़ीद लगेंगे। वो बातों के दरमियान कॉफ़ी ख़त्म कर चुकी थी। अच्छा हिलाम, आप एक काम करें, वो जो दाऊद कंपनी के सीईओ की प्रॉपर्टी का केस आया है, हमारे पास इनकी फ़ाइल लेकर आएँ। मोबाइल पर आती मरवान की कॉल देख इसने उजलत में कहा था। इल्हाम ओके कहती केबिन से निकल आई थी, जबकि इसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया था। हेलो। दूसरी जानिब से इसकी गंभीर आवाज़ समातों से टकराई, जो मोबाइल कान और कंधे के दरमियान दबाए हुए थी। मैं 2 घंटे में फ्री हो जाऊँगा, अपने काम निपटा लो, मैं खुद तुम्हें पिक करूँगा। फ़ाइल के ढेर से अपनी मतलूबा फ़ाइल तलाश करते आयरा की तेज़ी से हरकत करते हाथ ठहर गए थे। क्यों खैरियत? इसने आईब्रो उठाए। क्यों, मैं तुम्हें पिक नहीं कर सकता? पहले भी तो मैं ही करता था। मरवान के माथे पर बल से मिटाए थे। वैसे ही पूछ रही थी। फिर डिनर बाहर ही करेंगे। मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। मरवान ने कॉल से मोबाइल हटाकर एक लम्हे के लिए घूर कर मोबाइल को देखा था। मोबाइल को मत करो। दूसरी जानिब से इसकी शोख सी आवाज़ बुलंद हुई थी। काम पर ध्यान दो। मरवान कोई भी जवाब दिए बगैर कॉल बंद कर चुका था, जबकि वो कंधे उचकाती फ़ाइल पर झुक गई थी। कुछ लम्हों बाद ही इल्हाम ने इसकी मतलूबा फ़ाइल लाकर मेज़ पर रख दी थी। मरवान के आने में अभी कुछ वक़्त था, जभी वो कुछ ज़रूरी काम की गर्ज से फीमेल गार्ड्स और प्रोटोकॉल गाड़ी की हमराही में अपने घर जा रही थी। बहुत दिन हो गए थे। वो इलाही हाउस नहीं जा सकी थी, मगर इस वक़्त वहाँ जाने का मकसद कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात लेने थे, जो वो अजमल सुल्तान की मौजूदगी के बायस सुल्तान महल से दूर ही रखती थी, क्योंकि इसे वाक़ई किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो मोबाइल पर झुकी बैठी थी, जभी गाड़ी एक झटके से ठहरी थी। किसी ने ब्लैक वीगो सामने से लाकर लगाई थी। गार्ड की गाड़ी अलर्ट हो गई थी। कौन है ये? आयरा ने सेकंड्स की भी परवाह किए बगैर मरवान का नंबर डायल करना चाहा था, मगर दूसरी जानिब से गाड़ी से उतरते खतीब को देख वो ठहर गई थी। अपने पीछे गार्ड्स को ठंडा रहने का इशारा किया था, साथ ही गाड़ी के दरवाजे से चिपक कर बैठने के बजाय वो खिसक कर ऐन वसत में बैठ गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है? वो विंडो ग्लास नीचे करती इसे देखने लगी, जो आँखों पर से सियाह रंग सनशेड्स विंडो पर झुका था। कैसी हैं आयरा जी? मुस्कुराता लहज़ा किसी ज़हर से हरगिज़ भी कम नहीं था। मरवान पर गोली चलाकर तुम अपने घटिया और बेगैरत होने का सबूत पहले ही दे चुके हो, मगर फिर भी इज़्ज़त से पूछती हूँ, ये घटिया हरकत करने की वजह? इसने ऐब्र उठाए थे। खतीब ने इसके लबो लहजे पर आँखें सुकेरी। ज़बान शीरी मिल्क गिरी। बैरिस्टर साहिबा, अगर लंबी ज़िंदगी और देर पर वकालत झाड़नी है, तो ज़बान में ज़रा मिठास पैदा करें, वरना एक म्यान में दो तलवारों का रहना तो वैसे भी नामुमकिन है। आयरा का बेबाक लहजा एक लम्हे एक आँख नभाया था। अब तुम जैसा ज़मीर फ़रोश फालतू मुझे मेरी दायरा हुदूद का बताएगा? आयरा भी मज़ीद लगी लिपटी रखे तंजिया पुनकारी। वो फिर भी ज़ब्त करता ठंडा रहा।
ना, ना आयरा जी, मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रोटी की भूख होती है ना, बड़ी बड़ी बुरी तलब है। भूख इंसान से वो सब करा लेती है जिसकी वो कभी ख्वाहिश भी नहीं करता। अब कब, कौन, कहाँ अपने पेट की आग बुझाने के लिए आपकी ज़िंदगी का दिया बुझा दे, भला कौन जानता है? वो ज़रा झुककर बोलता हुआ आवाज़ से मुस्कुराया था। जबकि आयरा ने बेनियाज़ी से सर झटका। धमकी लगा रहे हो? मुस्कुराया। नहीं, मैं तो बस आपकी खैरियत पूछने की गर्ज से आपके ऑफ़िस गया था। पता चला आप अपने घर के लिए निकल गई हैं, सो हम आपकी मोहब्बत में पीछे-पीछे चले आए। अब वो सीधा खड़ा हो गया था। शट अप! आयरा को इसकी ये बकवास हज़म नहीं हुई थी। अरे! गुस्सा क्यों हो रही हैं जनाब? फ़िक्र हो रही थी आपकी, नज़र नहीं आ रही हैं आप बहुत दिनों से। तो मैंने सोचा आपकी खैरियत दरियाफ़्त कर लूँ। कहीं इसने आपको चारदीवारी में कैद तो नहीं कर दिया? दिल चलाती मुस्कुराहट लबों पर सजाए कमीनगी की इंतहाओं को छू रहा था। वो मेरे साथ कुछ भी करे, वो हक रखता है, शौहर है मेरा। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। चलें आप, वो गाड़ी वापस ऑफ़िस की तरफ ले लें। इसके हुक्म पर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, जबकि पीछे मौजूद खतीब गार्ड्स की हमराही में दूर जाती गाड़ी देख ज़ोरदार कहका लगाकर मुस्कुराया था। चलें? वो गाड़ी में आकर बैठी तो मरवान ने इसे गुमसुम देख पूछा, हाँ चलो। वो सर पर बंधा स्कार्फ़ ढीला करती सीट की पुष्ट पर सर गिरा गई। काफ़ी थकी हुई लग रही हो। इसने आँखें मूंद रखी थीं। हाँ, बस आज काम ज़्यादा था। जो सर हिला गया था। खतीब के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा था। कज़ा के हर लम्हे इसकी लोकेशन के बायस वो हवा-खबर रहता था। मगर ये बात आयरा नहीं जानती थी। अच्छा बताओ किस रेस्टोरेंट में खाना खाओगी? वो सवालिया लहज़े में बोला था। घर ही चलो, मेरा मूड नहीं। क्यों? इस वक़्त तो तुमने खुद कहा था चलने को और फिर शॉपिंग। वो मोड़ काटता गाड़ी गाड़ी के रास्ते पर डाल चुका था। हाँ, कहा था मगर अब मूड नहीं। वो आँखें खोलकर इसकी जानिब देखती लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाकर गोया हुई थी। तुम बताओ कहाँ मसरूफ़ रहे? अब वो बाकायदा तौर पर इसकी जानिब रुख मोड़ कर बैठ गई थी। कहीं नहीं बस पता है तुम्हें वो इस वक़्त सिग्नल पर खड़े थे। साथ ही वो आयरा से बातों में मशगूल था। जब ये अचानक वहाँ कोई ख्वाजा सिरा खिड़की पर नमूदार हुआ था। हाय अल्लाह! कितनी सोहनी जोड़ी है तुम्हारी। अल्लाह खुश रखे। हाय बाजी, तू तो कितनी प्यारी है। राजा तेरे साथ तो ये बहुत प्यारी लग रही है। वो दोनों ही मर्दाना भारी सी आवाज़ पर चौंक गए थे। मरवान ने एक नज़र आयरा को देख डैशबोर्ड पर रखे खुले पैसों में से चंद नोट निकाल कर इनके हवाले किए थे। खुश रह, तेरी घरवाली यूँ ही तुझसे मोहब्बत करती रहे। जल्द तुम्हारे घर में नन्हा फूल खिले, तुम्हारा आंगन बच्चों की चहकार से गूंज उठे। इस ख्वाजा सिरा की इस कदर बेबाक दुआओं पर वो हफ़्ज़ ज़दा से चेहरे का रुख फेर गई थी, जबकि मरवान ने इसका सुर्ख़ पड़ता चेहरा देख बामुश्किल मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। ज़ब्त करते सिग्नल खुलते ही गाड़ी आगे बढ़ा ली थी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले बेटा होगा या बेटी? चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट रक़्स कर रही थी। आयरा को छेड़ने की गर्ज से वो सवालिया अंदाज में बोला था। इसने रुख फेर कर खश्मगीन निगाहों से घूरा था। घर चलो जल्दी, वो जेब में टाने को घूर कर बोली थी। वो कहका लगा गया था। ओह! बैरिस्टर साहिबा शर्मा रही हैं। इसका हाथ थाम कर लबों से लगाता वो ऊँट शरारत के मूड में था। वैसे मुझे जहाँ तक याद है किसी ने मुझसे कहा था कि मैं शर्माऊँ तो अपने होने वाले बच्चों के बाप से भी नहीं। तुम क्या चीज़ हो मरवान सुल्तान? तो अब की मेरी गुनहगार आँखें कैसा मंज़र देख रही हैं? आयरा को आज अपना जुमला याद आया तो जी भरकर शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो वाक़ई जज़्बात में बड़ी-बड़ी बातें बोल जाती थी। तुम्हारी आँखें वाक़ई गुनहगार हो गई हैं जब ये कुछ भी देखती रहती हैं। सामने देखकर गाड़ी चलाओ। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश में नाकाम, वो ज़रा घूर कर बोलती रुख पलट कर बैठ गई थी, जबकि मरवान का कहका बेसाख्ता था। वैसे मैं बता रहा हूँ मुझे पहली औलाद बेटी ही चाहिए, वो भी घुंघराले बालों वाली। इसकी गाड़ी देख सुल्तान महल का सदर दरवाज़ा खोल दिया गया था, जबकि ड्राइवर से होती गाड़ी पोर्च में आकर ठहरी थी। गार्ड से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया था। तुम्हें मालूम है मरवान, आजकल तुम्हारा दिमाग ठर्क में बहुत स्पीड से चल रहा है। धीमी आवाज़ में दाँत पर दाँत रखकर पीसती वो एक झटके से कार का दरवाज़ा बंद करती अंदर की जाने पड़ी थी। वो घर में आया तो वहाँ एक अलग ही रंग चढ़ा हुआ था। अजमल साहब ना जाने किस खुशी में घर के हाल में मौजूद कहके पर कहका लगा रहे थे, जबकि निशात बेतासुर चेहरे समीप खामोश बैठी थी। अस्सलामु अलैकुम, इसने सलामती भेज कर नज़र के इशारे से माँ से सवालिया पूछा। आयरा रूम में जा चुकी थी। वो अजमल साहब पर एक मलामती निगाह डालकर बेटे को देख उठकर चली गई थी। आओ, आओ बरखुरदार, उन्होंने जोर से इसे अपनी जानिब बुलाया था।
खैरियत बाबा? बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ बैठते सवालिया अंदाज में पूछा था। खुश तो बेटा जी मैं वाकई हूँ। इन्होंने खुले दिल से अपनी खुशी का इजहार किया था। वो क्यों भला? इसने नासमझी से इसकी इनकी बात का इनकी जानिब देखा। अरे ये क्या बात हुई? तुम नहीं जानते कि अगला वजीर आजम तुम्हारा बाप है? इस महीने की 15 को हमने हल्फ उठाना है और पार्टी की तरफ से तुम्हें एक पावरफुल ओहदा मिलने जा रहा है। उन्होंने बेटे की लाइल्मी पर तासुफी अंदाज में इसे देखा, कम और घूरा ज्यादा था, जबकि वो गहरी सांस भर कर रह गया। मेरे लिए सिर्फ एक ओहदा, ये बताएं कि मैं कब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूंगा। इस बार सोफे पर पाँव चढ़ाकर आरामदेह अंदाज में बैठते मरवान ने सवालिया अंदाज में पूछा था। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। मुल्क की भाग-दौड़ सँभालना तुम जैसे जज़्बाती बच्चों का काम नहीं है। ज़रा मैच्योर हो जाओ, तुम्हारा नंबर 10 साल बाद आएगा। इन्होंने तहम्मुल मिजाजी से कहते बेटे पर तंज़ किया था। वो खुलकर मुस्कुराया था। तो आपने ऐसे ही मुझे लारा दे रखा था। वो मुस्कुराहट छुपा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, सियासत बच्चों का खेल है? इलेक्शन से सिर्फ 4 माह पहले तुमने पार्टी ज्वाइन की है और अब तुम्हें बाकायदा सियासी ओहदा दे दिया जाए। नहीं बेटा जी, पहले ज़रा अपना वोट बैंक तो बनाओ, अवाम में चेहरा-शनासी तो करवाओ, अपना आप बनवाओ, फिर पावर में आओगे तो अच्छे लगोगे और पावर चाहे तो मेहनत अभी से करनी होगी। आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालने के लिए कैंडिडेट का 40 साल का होना ज़रूरी होता है। इन्होंने इस नज़रिए के तहत समझाया था। तो ये तो वक़्त ही बताएगा कि कौन किस ओहदे के लिए अहल है, कौन नाअहल। वो ज़मानियत से बोला, जबकि वो सर झटक गए। वैसे वो बाबा मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि भाई का जो वकील है 1-2 पेशियों के बाद इसे फ़ारिग कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता ये केस लड़ना इस वकील के बस की बात है। अजमल साहब के माथे पर बल पड़ गए थे। तो मैं फिर से वकालत का खुर्जाबाद हो गया है। इन्होंने नागवार लहजे में कहा। नहीं हरगिज़ नहीं, ये केस बहुत पेचीदा है। दूसरी बात मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोफ़ेशन के दरमियान मेरे जज़्बात आड़े आ जाएँ और मैं हक़ और इंसाफ़ का फ़ैसला ना कर सकूँ। इसीलिए मैंने यही फ़ैसला किया है कि भाई का केस आयरा देखेगी। इसने धमाका ही तो किया था। वो आयरा, कल की लड़की। इसकी मोहब्बत में तुम अंधे हुए हो। मैं नहीं, वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराया। मोहब्बत का तो कोई अमल दखल ही नहीं। वैसे भी जब घर में वकील मौजूद है, तो बाहर की खाक छानने का मकसद। वैसे भी आयरा को अपने बाबा को लेकर जो भी शक व शुबहात हैं लगे हाथों वो भी खत्म हो जाएँगे। अजमल सुल्तान ने नासमझी से देखा। बाप को डबल क्रॉस करना चाह रहे हो बरखुरदार। बाप के सामने बीवी से लाताल्लुकी का इज़हार और दूसरी जानिब इसी बीवी की पुश्तपनाही। पागल समझ रखा है मुझे। वो बेटे की हेरा-फेरी माफ़ गए थे। नहीं, हरगिज़ नहीं, मगर इतना बेवकूफ़ भी नहीं समझा था आपको। वो घुटनों पर दोनों हाथ धर कर उठ खड़ा हुआ। इन्होंने तैश में बेटे को देखा था। वो बदतमीज़ तो कभी नहीं रहा था। खैर बाबा, आज मेरी बीवी की सालगिरह है और मैं थोड़ा क्वालिटी टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना कीजिएगा। इसका इशारा समझकर वो लब भीज गए, जबकि वो मोबाइल पर आती कॉल देख रूम में जाने के बजाय घर से निकल गया था। ये मंज़र कराची के साहिल किनारे खड़े 2 डेक्स पर मुश्तमिल क्रूज़ का था, जो आज एक बर्थडे पार्टी की गर्ज से बुक किया गया था। जहाज़ को सालगिरह के हिसाब से डिसेंट स्टाइल फुली डेकोरेट किया गया था। आज की सारी रात वो आयरा के साथ सिर्फ पानी की सैर करने का इरादा रखता था। वो अर्जेंट काम की वजह से बाहर आ गया था, पर फिलहाल इसका घर जाने का कोई इरादा नहीं था। जबकि वो आयरा को एक फॉर्मल डिनर इनविटेशन का बोलता रेडी होने का बोल चुका था। इसका इरादा सरप्राइज़ देने का था और इस वक़्त वो ड्राइवर के साथ यहाँ आ रही थी। इस वक़्त रात के 11 बज रहे थे, वो टाइमिंग को लेकर ज़रा हैरान हुई थी, मगर फिर मरवान का सोचकर सह झटक गई। वो कौन-सा अकेली जा रही थी? वो गाड़ी से उतरकर नज़दीक आती, आयरा को देख मुस्कुराया, जो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक सुर्ख रंग मैक्सी में मुकम्मल तैयार, सहज-सहज के कदम उठाती करीब आ रही थी। बड़ी-बड़ी आँखों पर सियाह पलकें साया फिगन थीं, चेहरा मकनीतीसी कशिश लिए हुए था, कानों में डायमंड स्टड्स डाल रखे थे, मखरूती उंगलियों में नाजुक अंगूठियाँ ठहरी हुई थीं। घुंघराले बालों को हाफ कैचर में कैद करके बिस्तर पे बिखेर रखा था। सिल्क का प्रिंटेड स्कार्फ सर से घुमाकर गर्दन में लपेटा हुआ था, कंधों से फिसलती चादर संभालती, हाई हील में वो कीट पाँवों को बहुत एहतियात से उठाती, चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए करीब आ रही थी। "यू लुक लवली एंड दैट आउटफिट।" मरवान का अपनी जानिब बढ़ा हुआ हाथ थाम कर नज़दीक आए, मकान के करीब उबरती सरगोशी पर बामुश्किल मुस्कुराहट दबाते उसकी जानिब पलटी। क्यों, वैसे अच्छी नहीं लगती? वो जानती थी सियाह और सुर्ख रंग मरवान का पसंदीदा था, जब इसने इस मैक्सी का इंतखाब किया था। वो चेहरा झुकाकर धीरे से मुस्कुराता, दिल के तार छिड़ गया था। इस बार आयना ने बगौर इसकी तैयारी का जायज़ा लिया था। सियाह रंग डिनर सूट में मलबूस, वजीहत चेहरे पर नर्म तासुरात सजाए, भला का हसीन लग रहा था। सिल्की बालों को पीछे सेट कर रखा था
होठों पर शरीर से मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जबकि इन सियाह मोती जैसी टकटनाटी टमटमाटी आँखों की रोशनी आयरा की हमराही में मज़ीद दूरचंद हो जाती थी। आई मीन टू से तुम आज इस लिबास और मेरे पसंदीदा रंग में बहुत प्यारी लग रही हो। कमर के गिर्द अपना हिसार कायम करता वो अपनी जानिब मरकूज़ आँखों में देख नरमी से बोला। तो वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। क्या पार्टी इस क्रूज़ पर है? अब वो इसकी हमराही में बाकी का रास्ता अबूर करती सामने क्रूज़ को देख सवालिया बोली। जी, कुछ ऐसा ही है समझ लें। चलें? वो सर हिला दी। तो एहतियात से इसकी मैक्सी पकड़कर क्रूज़ में एंटर होता फ़िलहाल फ्रंट टेरेस में ही ठहर गया था, जबकि पायलट हाउस में मौजूद कैप्टन मरवान की जानिब से इशारा मिलते ही क्रूज़ स्टार्ट कर चुका था और कुछ ही सेकंड में वो किनारा छोड़ चुके थे। जबकि रात के अंधेरे में जगमगा करते क्रूज़ को खाली देख मुतजस्सिस नज़रों से इसकी जानिब देखा। क्या हम सिर्फ़ दोनों अकेले हैं? वो अब तक इनके हिसार में खड़ी थी। चेहरा उठाकर सवालिया अंदाज़ में पूछते इसने ऐब्रो उठाए। अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो आपको कोई ऐतराज़? इसकी कत्थई आँखें मायने ख़ैज़ मुस्कुराहट आई। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है। रंग-बिरंगे लोगों को देख मुझे वहशत सी होने लगती है। इसने ज़रा मुँह बसोर कर कहा था तो वो बेसाख्तगी से मुस्कुराता इसके गालों पर लब रख गया। शर्म करो कुछ, इसने घूरा, कजा कि वहाँ कोई नहीं था, मगर वो झेप गई थी। अगर शर्म ही करता रहा तो इस खातिर सिवा की दुआएँ कब रंग लाएँगी? इसकी कमर के गिर्द काइम हिसार तंग करता एक बार फिर इसके तीखे नकूश अपनी खुशबुओं से महकाता। वो भरपूर शरारत के मूड में था। बरबाद, वो पज़ल हुई। वो आँखें झपक कर इसकी जज़्बात लुटाती निगाहों से आँखें चुराई थी जो आज किसी और ही मूड में था। जी मरवान की जान। वो दोनों खुले आसमान तले बेइंतहा करीब थे, जबकि शब अपनी रफ्तार से समंदर की लहरों के संग चलता जा रहा था। इंसान बन जाओ और मुझे बताओ कि इस सब का कोई ख़ास मकसद अपनी बर्थडे तो इसे कभी याद ही नहीं रहती थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। ख़ास मकसद सिर्फ़ यही है कि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहता हूँ। जहाँ बैरिस्टर साहिबा की एंट्री सिरे से बैंड है। वो इसके सरसराते लहजे की सरगोशी पर मुस्कुराई। क्यों बैरिस्टर साहिबा ने क्या बिगाड़ दिया आपका? हमेशा की तरह इसके हाथ इसके बालों से जा उलझे थे, जो तेज़ हवा के दोष पर स्कार्फ़ उतर जाने के बायस फड़फड़ा रहे थे। इसकी चादर वो अब एक तरफ रख चुका था। नक चढ़ी बैरिस्टर साहिबा मेरी बीवी को ज़रा रोमांटिक नहीं होने देती। इसकी तैयारी का तफ़सीली जायज़ा लेते इसने मुस्कुराहट दबाई थी। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि ये काम आप बाख़ूबी बहुत अच्छा कर लेते हैं। मरवान ने सर झुकाकर इसकी बात की तायीद करते सर तस्लीमें खम किया था। तो फिर इजाज़त है ना? इसकी आँखों में शरारत रक़्स कर रही थी। जी नहीं, हटो पीछे। मुझे ज़रा ये शिप तो घूमने दो। कौन-सी भूल-भुलैया है यहाँ? इसकी कुर्बत पर सटपटा कर दूर होती वो केबिन की जानिब बढ़ी, जो भी था मगर वो खड़े तो बाहर ही थे, क्योंकि वो इसकी घबराहट एन्जॉय करता। कहका लगाकर इसके पीछे गया था। 12 बजने में सिर्फ़ 5 मिनट बाकी थे। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। वो जैसे ही फ्रंट केबिन क्रॉस करती क्रूज के दूसरे हिस्से में आई थी, पीछे से साथ आते मेहमान ने अकाब से इस पर अपना हिसार कायम करते कान में धीरे से सरगोशी की थी। वो जो हवन्नों को की तरह मुंह खोले रेड एंड ब्लैक थीम में डेकोरेटेड केबिन देख रही थी, एक लम्हे को ठहर गई और फिर अपनी याददाश्त पर मातम करती इसके हिसार में मुकम्मल गुम गई थी। मैं फिर भूल गई। इसने आंखें खोलकर नाक चढ़ाई। जी बिल्कुल। मज़े से इसके एक्सप्रेशंस एन्जॉय कर रहा था। तुम्हें याद था? अब वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराई तो वो कंधे उचका गया था। तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे याद रहता है? वो खुश थी या फिर हैरान? इसकी अपनी समझ से बाहर था। चलो, पहले केक कट कर लो, बाकी बातें बाद में। एक तरफ को रखा रेड वेलवेट केक देख वो धीरे से मुस्कुराई, साथ ही नाइफ उठाकर केक कट करते एक छोटा सा पीस मेहमान के मुंह में डालते, बाकी अपने मुंह में रखा था, जबकि वो इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दिया था। वैसे ये बर्थडे बस अभी तक याद है या आइंदा चंद सालों बाद भी याद रहेगी? वो जो कोट और जैकेट उतार कर एक तरफ को रख रहा था, इसकी शरारती आवाज़ पर चौंका। इतने सालों से भी तो याद रखी हुई है। ज़रा खशमगीन नज़रों से घूर कर देखा था। वो तो लड़की पटाने के लिए याद रखी हुई थी। वो कहाँ बाज़ आने वाली थी। जो पहले से पटी हुई हो, इसे पटाने की क्या ज़रूरत? आयरा ने घूर कर देखा था। ये सोच है तुम्हारी। और अगर मैं निकाह के ऐन वक़्त पर मना कर देती फिर? शरारत से बोलते इसने पास आके सोफ़े पर बैठना चाहा, जबकि वो आगे बढ़कर एक ही जिस्म में इसे अपने हिसार में ले चुका था। ये सोच है आपकी कि आपके पास इनकार की गुंजाइश थी। अभी तो शरीफों वाले अंदाज़ में निकाह किया था। इनकार करती तो सीधा गन पॉइंट पर निकाह करता। वो गंभीर लहजे में बोला। आयरा ने आँखें छोटी करके घूरा।
जैसे मैं तो तुम्हारी बंदूक से डर जाती ना। बंदूक से नहीं डरती, मगर गोली खाकर तो लाज़मी डर जाती। इसने मुस्कुराहट दबाई। क्या तुम मुझे गोली मार देते? इसने आँखें फैलाई। इसने कोई भी जवाब दिए बगैर पैंट की पॉकेट से रखी लाल रंग की मखमली डिबिया निकाली, तो वो खामोश हो गई। इसमें क्या है? इसने इशारे से खोलने को कहा तो वो इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछती डिबिया खोलने लगी। उफ़ मरवान! इतना मुश्किल गिफ्ट लेकर आए हो। वो डायमंड की नोज़ पिन थी। इसे पहनने के लिए मुझे हर हाल में फूफो की मदद चाहिए। इसकी जानिब देखते इसने इज़हार किया था। क्यों? फूफो की मदद क्यों चाहिए जब फूफो का बेटा हाज़िर है? वो पैंट की पॉकेट से हाथ निकालकर इसके हाथ से केस देता पिन निकालने लगा। वो एकदम पीछे हुई। हट जाओ पीछे, नाज़ुक सी तो नाक है मेरी, तुम दर्द कर दोगे। इसने भागने की राह तलाश की, मगर वो मुस्कुराहट दबाता इसे अपने काबू में ले चुका था। अगर मुझे तकलीफ हुई तो फिर देखना तुम। इस वक्त नाक में महज सौंफ का तिनका पड़ा था, जिसे वो आहिस्तगी से निकालता लौंग पहनाने लगा, जो दोनों हाथ पीछे किए डरी-डरी से खड़ी थी, और वो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन था। हो गया, देखो कितनी हॉट लग रही हो। नाक पर बोसा देता, अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके पीछे होता, वो हूँ शरारत के मूड में था, जो सुर्ख नाक और आंखों में पानी लिए गुस्से से उड़ रही थी। वो जानता था कि नोज़ पिन पहनने के नाम से इसकी कितनी जान जाती थी। नोज़ प्रेसिंग भी इसने ज़बरदस्ती ही कराई थी। हटो पीछे, बात नहीं करना मुझसे, मेरी नाक में दर्द कर दिया। इतने सख्त हाथ हैं तुम्हारे, आंखों का पानी साफ करती वो खफकी से बोलती, केबिन से बाहर निकल कर आती, रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी होती, नाराज़गी दिखा रही थी। हद हो गई, छोटी बच्ची जैसा रिएक्ट ना करो। सब मैरिड लड़कियां खुद खुशी-खुशी पहनती हैं और मुझे इतनी पसंद है। अब ये हमेशा तुम्हारी नोज़ में रहनी चाहिए। वो जो लहरों का शोर सुनती इसे भरपूर अंदाज में नज़रअंदाज कर रही थी। इसका अपनी जानिब रुख करके खड़ा होने पर घूर कर रह गई। आओ यहाँ टाइटैनिक पोज़ देते हैं। वो शरारती लहजे में बोलता इसीलिए शिप बो पर लाया था। मुझे नहीं देना कोई पोज़ वगैरह। तेज़ हवा के बाइस बाल हवा में उड़ रहे थे। जभी वो नरोटेपन से बोली थी, हो गया तुम्हारा? चलो अब आ जाओ। वो नाना को नज़रअंदाज किए आसमान की जानिब रुख किए दोनों हाथ हवा में फैलाए आयरा को अपने सीने से लगाए खड़ा हो गया था। जबकि रात का दिलकश मंज़र बड़ी-बड़ी लहरों के संग हिचकोले लेता क्रूज़ वो इस लम्हे को महसूस कर वो भी एक लम्हे के लिए आँखें मीच गई थी। सो रोमांटिक ना, कान के करीब से उभरती मरवान की आवाज़ पर वो हौले से मुस्कुराई थी। इसकी जानिब पलटी थी, जो हूंस इसे अपने हिसार में लिए खड़ा था। रोमांटिक का तो पता नहीं, मगर तुम्हारे साथ ये सब बहुत खूबसूरत है। इस प्यारे से इज़हार पर वो दिलकशी से इसके चेहरे पर झुका था, जिसने झटपटाकर इसे पीछे धकेला था। इंसान बन जाओ तुम, लड़की इंसान। बामुश्किल इसके कमज़ोर पड़ते हिसार से निकलने में कामयाब होती। वो घूर कर बोलती ज़रा फासले पर हुई, जो इसकी ना नज़रअंदाज किए ज़बरदस्ती नाक की नोक पर लब रख गया था, जिसका मुँह एक बार फिर से बन गया था, जबकि अब वो कदम उठाती नज़दीक आई। रात के 12 बज रहे हैं गालिबन। खाना खाने का कोई प्रोग्राम है या फिर यही प्रोग्राम बढ़ गया? खुद भी रेलिंग से टेक लगाती हुई जताते लहजे में बोली, इंतहाई रोमांटिक लड़की हो तुम। चलो आओ तुम्हें खाना खिलाता हूँ। फिर तुम्हें ज़रा रोमांटिक मोमेंट्स को एन्जॉय करने की क्लासेस भी देता हूँ कि शौहर का मूड ख़राब नहीं करते निकम्मी लड़की। वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जाता, ज़रा घूम कर बोला, जो इसके तपे-तपे तासुरात देख कहका लगाकर गाल पर बोसा देती हमकदम हुई थी। ओह! सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम आपकी सालगिरह निडर होकर सबके सामने मना सकें। वो दोनों इस वक़्त बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब वो अचानक से बोला था, क्यों? पहले कोई पाबंदी थी क्या? वो नासमझी से ज़रा आईब्रो उठाकर बोली जो हाथ में मौजूद छुरी और काँटा उलट कर रख रहा था। अब बाकायदा तौर पर इसकी जानिब घूमा था। पाबंदी नहीं सोचा, पाबंदियाँ थीं। पहले हम ऑफ़िशियली हस्बैंड वाइफ़ नहीं थे ना। वो मुस्कुराया था तो वो समझ कर सर हिला गए। वैसे अब मुझे तुम्हारी बर्थडे हमेशा याद रहेगी, वो एक बार फिर जुबानियत से बोला था। वो कैसे? इसने मुतज़िब लहज़े में पूछा। भई मैंने आज गौर किया है कि ज़ोजा की शोला बयानी इस कदर उरूज पर क्यों होती है? तीर कमान जैसी आइब्रो मज़ीद ऊपर हुई थी। दरअसल मुझे अब मालूम हुआ है कि मोहतरमा 9/11 को यानी अमेरिका में तबाहियाँ मचाती हुई दुनिया में तशरीफ़ लाई थीं, जभी मिज़ाज में इतनी तेज़ी और गर्मी है। बिलाख़िर वो शरारत से बोलता, इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तुम और तुम्हारी बातें। सियासी लोग सिर्फ़ बातें ही अच्छी बना सकते हैं। मरवान ने घूर कर देखा, रात का पुरफ़सू मंज़र इस कदर खूबसूरत और मुकम्मल था कि दोनों हर चीज़ से गाफ़िल थे और वकील इन बातों में उलझकर सामने वाले को ज़ेर करने में माहिर। इसने पलकों को ख़म देकर गोया शान से ये तारीफ़ वसूल की। वैसे तुम्हें क्या लगता है मरवान, तो कब इस सल्तनत में राज कर सकोगे? हुमायूं मुस्कुराहट संग चेहरा झुका गया। वो इसकी यही अदा थी जो आयरा की दिली दुनिया ज़ेर-ओ-बम कर जाती।
मुझे ख्वाहिश नहीं इस मंसब तख्त की, मुझे तो तुम्हारे दिल की सल्तनत में राज करना है। वो जो मगन सिखाने में बस इंसाफ कर रही थी, माँ समातों से टकराती, भारी गंभीर आवाज़ पर नज़र उठाकर इसकी कहाँ सी चमकती गहरी आँखों में झाँकती ट्रांस में देखी गई। क्या वो सच में इसका दीवाना था? हेलो मैडम, इसके चुटकी बजाने पर वो गड़बड़ा कर होश में आई। हाँ, मैंने कहा ना सियासतदान सिर्फ़ बातें अच्छी बना लेते हैं। पल के झपक कर अपनी हफ़्फ़त मिटाती वो धीमी आवाज़ में सरगोशी करती नज़रें झुका गई। आयरा, वो जो सोचों में खोई हुई थी इसकी संजीदा आवाज़ पर चौंकी। भाई के कातिल का पता चल गया है? आयरा ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। क्या वो सच कह रहा था? तुम्हारा मतलब मामू? इसे अपनी ही आवाज़ पर आई लगी थी। जानता हूँ कि मेरा इंतखाब दुरुस्त नहीं, मगर आज का दिन तुम्हारे लिए आगाही का दिन है। तुम्हारा सबसे बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट जो शायद तुम्हें उम्र भर याद रहेगा। आयरा को इसके लबो लहजे, सर पर के तासुरात और अजनबी रवैये से खौफ आया था। हलक में गुलट्टी सी उभर कर मद्दम हुई थी। तूने बिकना है तो व्यापार भी तो हो सकता है, चाहने वाला तेरा खरीदार भी तो हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाह से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। खलीलुर रहमान कमर जारी है। तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, बताएं आपको आज की लॉन्ग एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज़ ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं न्यू किस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।